हेलो एवरीवन, लेट्स स्टार्ट। हमारे जीएसटी के वैल्यूएशन रूल्स हम देख रहे थे। रूल नंबर 31 कैपिटल ए तक पिछले लेक्चर में हमने कवर अप किया और आज यहाँ पे हम स्टार्ट कर रहे हैं रूल नंबर 32। मैंने आपको बताया भी था कि ये कैलकुलेटिव रूल है, डिटेल्ड है और इसमें काफी सारे पॉइंट्स हैं, तो एक एक करके उनको कवर अप कर लेते हैं। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो रूल नंबर 32 है उसमें बात हो रही है सब रूल 2 की, एंड सब रूल 2 इज रिगार्डिंग मनी चेंजिंग सर्विसेज। ठीक है, मनी एक्सचेंज वाले जो होते हैं, ठीक है, उनकी बात हो रही है। तो सबसे पहले सब रूल 2 ले रहा हूं। यहां पे हम बात कर रहे हैं मनी चेंजिंग सर्विसेज की। देखो, मनी चेंजिंग सर्विसेज में जैसे आप देखते हैं कि अगर आउट ऑफ इंडिया आपको ट्रैवल करना हो या ऐसी कोई सिचुएशन है तो रुपी टू डॉलर आपको कन्वर्ट करवाना है, फिर आगे वापस आ गए आप, डॉलर बचे हैं आपके पास, आपको डॉलर बेचने हैं और फिर से रुपी में कन्वर्ट करवाना है, तो ये सर्विसेज जो है वो आपको मनी एक्सचेंज जो एंटिटीज होती हैं वो प्रोवाइड करती हैं। एजेंट्स होते हैं इसके लिए। इवन बैंक से भी आप फॉरेन करेंसी बाई कर सकते हैं, उनको सेल कर सकते हैं, तो ये भी तो एक तरीके की सर्विस है। अच्छा, अगर आप जैसे अपने पढ़ते हैं ना कि आरबीआई जो है रेट डिक्लेयर करती है, तो आज का रेट उन्होंने बोला कि जो डॉलर है, $1 है उसकी वैल्यू सपोज 76 रुपीज है। ये आरबीआई ने आज की वैल्यू डिक्लेयर की है। अब अगर आप बैंक में जाएंगे तो 76 का डॉलर आपको नहीं देंगे। अगर आप उनको जाके बोलेंगे डॉलर कितने का है, वो बोलेंगे भाई 77.5 रुपीज का है। आप बोलोगे आरबीआई तो 76 में दे रही है, बैंक वाला बोलेगा तो आरबीआई से जाके ले लो ना। समझ आ रही है भाई, हम बीच में कुछ कमाएंगे नहीं क्या। ऑब्वियसली जिस रेट पे वो आपको फॉरेन करेंसी बेचेंगे वो रेट डिफरेंट होगा, ये आप ध्यान रखना। दूसरा, अगर आप उनको यही डॉलर बाद में वापस बेचने जाओगे ना तो बोलेंगे भाई इसका मिलेगा 75 रुपीज। आप बोलोगे यार 77.5 में दिया था, 75 में वापस ले रहे हो, तो बोलेंगे भाई बीच में कुछ तो कमाएंगे हम। समझ में आ रहा है। तो बैंक वाले एक्चुअली में करेंसी आपको बेच रहे हैं एज अ प्रोडक्ट, एज अ गुड्स, और उसके आपसे पैसे चार्ज कर रहे हैं। क्लियर, ये समझ आ गया। तो ये यहाँ पे बात हो रही है रूल नंबर 32 में। अब बोला कि अगर मनी चेंजिंग सर्विसेज प्रोवाइड की जा रही है तो इसमें जीएसटी आएगा या नहीं, तो ऑब्वियसली जीएसटी आएगा। देखो, 76 रुपीज की चीज जो बैंक वालों को 76 का डॉलर पड़ता है वो आपको बेच रहे हैं 77.5 में, तो कहीं ना कहीं ₹1.5 कमीशन चार्ज कर रहे हैं। ज्यादा भी होता है बैंक्स में, आप पूछना 4 से 5 रुपए तक भी कमीशन होता है, तो ₹1.5 आपसे चार्ज कर रहे हैं पर डॉलर। तो ये है उनका कंसिडरेशन। कंसिडरेशन ये नहीं है, कंसिडरेशन तो ये है ना, ये तो 76 में तो उन्होंने भी तो खरीदा है आरबीआई से, आपको 77.5 में बेच रहे हैं, तो मार्जिन कितना कमा रहे हैं? ₹1.5। वो ₹1.5 पे आपसे वो जीएसटी वसूल करेंगे एंड दैट रेट इज 18%। तो 18% जीएसटी इसके ऊपर लगेगा जो कंसिडरेशन उन्होंने चार्ज किया। आया है समझ में? यही पॉइंट के ऊपर हम यहाँ पे बात करने जा रहे हैं। अब इसमें अलग अलग सिचुएशंस हैं जो इस रूल में दे रखी है, तो एक एक करके उसको हम क्लियर आउट कर लेते हैं विद कैलकुलेटिव एग्जांपल्स। ठीक है, चलो स्टार्ट करें। हाँ, सबसे पहला जो केस है उसमें क्या बोला है वो समझो। ट्रांजैक्शन वेयर वन ऑफ द करेंसीज एक्सचेंज्ड इज इंडियन रूपी। ठीक है, तो अगर एक करेंसी जो है वो इंडियन रूपी है तो उस सिचुएशन में कैसे कैलकुलेशन होगा। अब इसका एग्जाम्पल देखते हैं, मैं उसी से आपको बता देता हूँ कैसे रिलेट करना है। 10 मई को मिस्टर दोषी ने कन्वर्ट किए $100 इंटू 6400 रुपीज। तो रेट आपको सीधा सीधा पता चल रहा है, रेट है 64 रुपी पर डॉलर। ये आपको दे रखा है थ्रू ईस्टर्न मनी चेंजर्स। ये वो कंपनी है जो आपको एक्सचेंज करके दे रही है। उस दिन का आरबीआई का जो रेट था, इसको बोलते हैं आरबीआई रेफरेंस रेट, वो था 63। ठीक है, अब देखो जैसे यहाँ पे दिया हुआ है, हम उस हिसाब से देखें कि कितना रेट होना चाहिए और कितना वैल्यू ऑफ सप्लाई माना जाएगा। वो अगर हम गिने, $100 की बात हो रही है। मिस्टर दोषी ने $100 को कन्वर्ट किया है इनटू 6400 रुपीज और रेट है 64, और आरबीआई का रेफरेंस रेट जो है दैट इज 63 रुपीज। ठीक है, फॉर यूएस डॉलर्स। अब देखो डिफरेंस आ रहा है, ये रेट कितना है 64 और ये रेट कितना है 63। तो कहीं ना कहीं से यहाँ पे आपको कंसिडरेशन या फिर वैल्यू ऑफ सप्लाई ये पता चलेगा या नहीं चलेगा? बहुत इजीली पता चल जाएगा ये। ठीक है, कितना होगा दोनों का डिफरेंस? आरबीआई का रेफरेंस रेट 63 है, लेकिन यहाँ पे ट्रांजैक्शन कितने में हुआ? 64 में।
तो जो 1 रुपी है दैट 1 रुपी इज वैल्यू ऑफ सप्लाई और कंसिडरेशन, और कितने डॉलर पे, टोटल $100 पे। 1 रुपी पर डॉलर था ना, और टोटल ऐसे कितने डॉलर्स थे 100, तो कितना वैल्यू हो गया 100 रुपीज हो गया। तो ये 100 रुपीज जो है दिस इज वैल्यू ऑफ सप्लाई, और इस पे कंसिडर होगा जीएसटी। इस तरीके से कैलकुलेशन होता है, ये आपको ध्यान रखना है। और कोई एग्जाम्पल भी अपने फ्रेम कर लेते हैं। जैसे मैं आपको पहले बता रहा था, आरबीआई का रेफरेंस रेट जो दे रखा है इट इज $1 इक्वल टू 76 रुपीज, ऐसे लिख देते हैं 76 रुपीज। मिस्टर ए bought $10,000 at rupees 78.5 पर डॉलर। ठीक है, तो इस सिचुएशन में जीएसटी कितने रुपए पे लगेगा, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ सप्लाई। तो वैल्यू ऑफ सप्लाई निकालने के लिए आपको देखना पड़ेगा कि भाई 76 रुपीज का डॉलर था और बैंक वालों ने मिस्टर ए को 78.5 में बेचा, तो $1 पे $2.5 कमाया। ठीक है, और ऐसे कितने डॉलर हैं, $10,000। तो ये हो गया हाँ $2.5 पर डॉलर है, ये पर डॉलर है, और $10,000 है इस तरीके से, तो टोटल अमाउंट हो गया 25,000 रुपीज। दिस इज द वैल्यू ऑफ सप्लाई, और इसके ऊपर अब जीएसटी का जो भी एप्लीकेबल रेट होगा वो आपको पे करना पड़ेगा। तो ऐसा मत सोचना कि $10,000 खरीदे 78.5 पे तो ये तो 7,85,000 पे जीएसटी आएगा, ऐसा नहीं। जितना कमीशन है उसके ऊपर जीएसटी आएगा। कंसेप्ट क्लियर। अच्छा, फिर ये भी बोला है कि अगर एक प्रोविजो है, इसी केस में एक प्रोविजो है, ये तो वो सिचुएशन थी ना कि आरबीआई का रेफरेंस रेट अवेलेबल था, आपको सिर्फ इतना बोला सपोज कि मिस्टर ए बॉट $10,000 एट रुपीज 78.5, बस आरबीआई का रेफरेंस रेट दिया ही नहीं। अब कैसे पता चलेगा, वो बोल रहे हैं कोई बात नहीं, एक काम करो पहले इसको मल्टीप्लाई करो, 7,85,000 हो गया, इसका 1% वैल्यू ऑफ सप्लाई अज्यूम कर लो। ये 1% इस रूल में प्रोविजो में लिख के दिया उन्होंने, हम अपने मन से नहीं ले रहे। ठीक है, तो 1% कितना होगा, 2 जीरो हटा दो, 7850 दैट इज 1%, इस पे लगेगा जीएसटी। सिंपल हो गया कैलकुलेशन। तो दिस इज द वे आउट, ये आप ध्यान रखना। चलो इसके बाद आगे बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट सिचुएशन, ट्रांजैक्शन वेयर नीदर ऑफ द करेंसीज एक्सचेंज्ड इज इंडियन रुपीज। एग्जाम्पल है उसी से देख लेते हैं। आपने 9,000 यूएस डॉलर्स को कन्वर्ट करवा लिया 4,500 यूके पाउंड में, ये पाउंड है। ठीक है, आरबीआई के रेफरेंस, अब देखो यहाँ पे एक करेंसी पाउंड है, एक करेंसी डॉलर है, रूपी नहीं है। यही वो केस है कि भाई दोनों करेंसीज जो एक्सचेंज हो रही है उसमें रूपी इन्वॉल्व नहीं है। क्लियर। और डेटा में आरबीआई आपकी कुछ मदद कर सकता है। तो आरबीआई का रेफरेंस रेट दिया हुआ है, एक यूएस डॉलर 63 रुपीज के बराबर है, और एक ग्रेट ब्रिटेन पाउंड 82 रुपीज के बराबर है। अब हमें देखना है यहाँ पे कि वैल्यू ऑफ सप्लाई कितना। रूल में ऐसा बोला हुआ है कि इस सिचुएशन में एक काम करो, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, मतलब वैल्यू निकाल लो कि $9,000 रुपी में कितने होते हैं, और 4,500 पाउंड, ये पाउंड का सिंबल है, ये रुपी में कितने होते हैं। तो ये अपने कैलकुलेशन करके निकाल सकते हैं। यहीं पे देख लेते हैं, अमाउंट उन्होंने दिया हुआ ही 5,67,000 रुपीज, और ये हो रहा है 3,69,000 रुपीज। इन दोनों में से सिलेक्ट कर लो विच एवर इज लोअर। लोअर कौन सा होगा, ये वाला होगा। तो 3,69,000 सिलेक्ट करो, इस पे लगाओ 1%, तो 1% हो जाएगा ₹3690। इसको हम क्या बोलते हैं, वैल्यू ऑफ सप्लाई। क्लियर हो गया, 3690 इज वैल्यू ऑफ सप्लाई, और इसके ऊपर लगेगा जीएसटी। ये ध्यान रखना, इसके ऊपर लगेगा जीएसटी। क्लियर। तो ये है केस नंबर 2, इस तरीके से आपको कैलकुलेट करना है। आगे बढ़ते हैं।
कुछ और भी मेथड्स हैं, लमसम मेथड्स हैं यहाँ पे, वो समझ लेते हैं। आप नोट्स में देख सकते हैं मेथड 2 करके उन्होंने पेज नंबर 8 पे दे रखा है। ये एक लमसम मेथड है। इसमें ये बोला है कि अगर आरबीआई के रेफरेंस रेट अवेलेबल नहीं है या वो 1% वाला आपको कैलकुलेशन नहीं करना हो, जो टोटल ट्रांजैक्शन वैल्यू है उसके बेसिस पे अगर आपको कैलकुलेट करना हो तो कैसे करोगे वो समझ लो, ठीक है। अब देखो ऐसा बोला कि जो भी अमाउंट एक्सचेंज हो रहा है इंडियन रुपीज में कितना है वो पता कर लो। जैसे सपोज मैं एक एग्जांपल ही फ्रेम कर लेता हूँ, ज्यादा बेटर रहेगा। मिस्टर एक्स है, उसने बाई किया $10,000 एट ₹75, ये अमाउंट ले लेते हैं। तो पहले आप रुपीज में निकाल लो कि कितना हो गया, 7,50,000 हो गया, ठीक है। अब ये पता करने के बाद हम इस पे लमसम मेथड लगा सकते हैं टू कैलकुलेट कि कितना इस पे कंसिडरेशन या वैल्यू ऑफ सप्लाई माना जाए और उसके ऊपर जीएसटी कैसे लगाया जाए। तो यहाँ पे स्लैब रेट जैसा दे रखा है। उन्होंने बोला कि अगर कंसिडरेशन जो है, कंसिडरेशन नहीं करेंसी एक्सचेंज बोल सकते हैं, ये जो करेंसी एक्सचेंज हुई है, इफ दिस अमाउंट इज अप टू 1 लाख, तो आपको उसमें वैल्यू ऑफ सप्लाई कैसे ट्रीट करना है, 1% ऑफ द करेंसी एक्सचेंज और ₹250 विच एवर इज हायर, ठीक है। तो अब इसमें ये तो 7,50,000 है, तो मैं काम करता हूँ ना, इसमें स्लैब बना देता हूँ कि 0 to 1 लाख के बीच में अगर अमाउंट एक्सचेंज हुआ हो तो उस सिचुएशन में हमें ये दोनों लिमिट लगा के चेक करनी है, 1% ऑफ करेंसी एक्सचेंज और ₹250 विच एवर इज हायर। तो ये जो 7.5 लाख है इसको आपको डिवाइड करना पड़ेगा इस तरीके से स्लैब में, अप टू 1 लाख, 1 लाख टू 10 लाख और 10 लाख से अब। तो पहला 1 लाख रुपीज जो है उसका कैलकुलेशन ऐसे होगा जैसे इनकम टैक्स में आप स्लैब रेट गिनते हो ना, सेम कैलकुलेशन है। तो देखो यहाँ तो पूरा 1 लाख रुपए एक्सचेंज हुआ ही है, तो 1% ऑफ 1 लाख दैट इज 1,000 और 250, इसमें से हायर सिलेक्ट करना है तो कौन सा सिलेक्ट होगा, 1000 तो सिलेक्ट हो ही गया, ठीक है। अच्छा, हमारा जो अमाउंट एक्सचेंज हुआ है वो कितना एक्सचेंज हुआ है, 7.5 लाख, मतलब 1 लाख से तो ऊपर ही है ना। तो 1 लाख से लेके 10 लाख के बीच में कितना अमाउंट एक्सचेंज हुआ है, इसके मैं 2 पार्ट्स कर देता हूं ना सीधा सीधा, 0 to 1 लाख और 1 लाख टू 7.5 लाख, मतलब 6.5 लाख रुपए हो रहा है, ये समझ आ रहा है। तो 1 लाख टू 10 लाख के बीच में हमारा कितना अमाउंट बिलोंग कर रहा है, 6.5 लाख रुपए। इन्होंने बोला कि इस पे आपको गिनना पड़ेगा आधा %, 0.5%, 1% होता 6,500 और आधा % होगा 3,250। तो देखो पहले 1 लाख पे 1,000 क्योंकि इन दोनों में से हायर, और ऊपर के 6.5 लाख पे, ये 1 to 10 लाख का ब्लॉक है, बट अपना अमाउंट है 1 लाख से लेके 7.5 लाख, ये अपना अमाउंट है, तो इसका ये डिफरेंस आया। तो 6.5 लाख पे आधा %, ये आधा % रूल में लिखा है, कितना हो गया 3,250, दोनों को ऐड करो, ये कितना हो गया 4,250। तो दिस इज द टोटल वैल्यू ऑफ सप्लाई कंसिडरेशन चार्ज, और इस पे कैलकुलेट होगा जीएसटी। आगे आप समझ में क्लियर है। तो दिस इज हाउ वी आर कैलकुलेटिंग द अमाउंट और द वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑन विच जीएसटी इज टू बी पेड इन लमसम मेथड। इसको हम लमसम मेथड बोलेंगे, और जो पहले हमने किया वो कैलकुलेटिव मेथड था जहां पे आपको एग्जैक्ट नंबर्स पे काम करना है, और यहाँ पे ये 1% कहाँ से आया, 250 रुपए कहाँ से आया, या आधा % कहाँ से आया, लमसम है। इसके लिए आपको कोई लॉजिक की जरूरत नहीं, रूल में लिख के दिया है तो फॉलो करना है, ठीक है। और भी है ऊपर, 10 लाख से ऊपर अगर अमाउंट एक्सचेंज हो तो क्या करना है। तो अपने एग्जाम्पल दूसरा लेते हैं ना, एक और कैलकुलेशन हो जाएगा। इसको थोड़ा सा बदल देते हैं, मैं इसको कर देता हूँ $20,000। तो जो अमाउंट है वो हो जाएगा 15 लाख रुपए। अब 15 लाख के एक्चुअली मेरे 3 पार्ट्स हो जाएंगे, 0 to 1 लाख, 1 लाख टू 10 लाख और 10 लाख टू 15 लाख। इसमें उन्होंने बोला है ना 1,000 रुपए या 250 रुपए विच एवर इज हायर। अगर पूरा 1 लाख है तो 1,000 ही आने वाला है, यहाँ पे वो फिक्स है।
1 लाख से 10 लाख में पूरा अमाउंट है, मतलब 9 लाख रुपीज है। मैं इसको ऐसे लिख रहा हूँ, दिस इज रुपीज 9 लाख, और इस पे आधा परसेंट, 9 लाख पे आधा परसेंट होगा 4500। यहाँ पे 1000 रुपये फिक्स। अच्छा ये कितना है, 5 लाख रुपए। इस पे उन्होंने रेट बोला है 0.1%। इसका 1% होता 5000, 0.1% होगा 500। क्लियर? तीनों को ऐड करो, 4500 और 500 5000, और ये एक टोटल 6000। इस लिमिट के ऊपर, इस अमाउंट के ऊपर एक लिमिट लगी है, सब्जेक्ट टू मैक्सिमम ऑफ ₹60,000। बोलो आया पूरा समझ में? ये कंडीशन है यहाँ पे। तो ऐसे हमें कैलकुलेट करना है। मेथड 2 था। नीचे एक और इलस्ट्रेशन है आपके प्रैक्टिस के लिए, आप अटेम्प्ट करके देख सकते हैं, सॉल्यूशन भी आपके पास है। क्लियर? इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट सब रूल। ये सब प्रैक्टिकल एमसीक्यू आएंगे, इसमें से नया ऐड हुआ है, ध्यान रखना, पिछले एग्जाम तक नहीं था। पूरा चांस है कि आपसे पूछेंगे ही पूछेंगे। सब रूल 3 है। सब रूल 3 में बात हो रही है एयर ट्रैवल टिकट्स। ठीक है, जो एजेंट बुक करते हैं ना, उनकी बात हो रही है। अब देखो, एयर ट्रैवल की जो टिकट्स होती हैं, वो अगर आप एजेंट से बुक कराते हो तो एजेंट आपसे कोई कमीशन नहीं लेता है। ठीक है, आप कमीशन लेगा तो फिर आप पेटीएम से, ऑनलाइन मेक माई ट्रिप से, या फिर और कोई वेबसाइट से, GoIbibo से बुकिंग करा लोगे, इंडियन एयरलाइंस और इंडिगो और स्पाइसजेट की खुद की वेबसाइट से बुक करा लोगे, सब कुछ ऑनलाइन हो गया है। तो इनको भी पता है कि आप 1 रुपया भी एक्स्ट्रा नहीं दोगे, तो ऑब्वियसली ये लोग आपसे कोई पैसा चार्ज नहीं करते, बट इनका एयरलाइन कंपनीज के साथ टाई अप होता है। जो एयरलाइन कंपनीज है उनके साथ टाई अप होता है, और अगर एजेंट कोड होता है उनका, उनका रजिस्ट्रेशन होता है वहां, और उस एजेंट के आईडी से अगर आपका टिकट बुक करके देता है वो, तो उसको एयरलाइन से कुछ कमीशन मिलता है, क्योंकि वो बिजनेस लेके आता है। क्लियर हो गई ये चीज? तो ये यहाँ पे सिचुएशन होती है। अब पॉइंट ये है कि एयरलाइन कंपनी एजेंट को जो कमीशन दे रही है, वो कमीशन भी तो एक वैल्यू या कंसिडरेशन है ना फॉर सर्विस। एजेंट उसके लिए बिजनेस लेके आया, कंपनी ने उसको कमीशन दिया, वैल्यू ऑफ सर्विस। तो इसमें जीएसटी कैसे लगेगा? तो इसकी एक लमसम मेथड है यहाँ पे। एक्चुअल में अगेन ये एक्चुअल कंसिडरेशन पे नहीं है, ये लमसम पे मानी गई है। ऐसा बोला कि अगर एजेंट डोमेस्टिक फ्लाइट की टिकट बुक करता है, सपोज इंडिगो एयरलाइंस की, तो इंडिगो वाला इसको कमीशन देगा। अगर कमीशन का अमाउंट हिडन है, नहीं क्लियर होता है, लमसम पे जीएसटी लगाना है, तो कैसे गिना है? तो बोला कि इंडिगो एयरलाइंस की वो जो टिकट है, उस टिकट का जो प्राइस है, उस प्राइस के बाइफर्केशन को देखो, उसमें एक बेसिक फेयर लिखा होता है। ठीक है, बेसिक फेयर करके लिखा होता है। एयरलाइन की टिकट में अलग अलग अमाउंट्स बाइफरकेट करके लिखे होते हैं और आपसे टोटल चार्ज किया जाता है। उसमें बेसिक फेयर होता है, फिर एयरपोर्ट चार्जेस होते हैं, फ्यूल चार्जेस होते हैं, जीएसटी होता है, टैक्सेस होते हैं, ऐसे करके पूरा टिकट का प्राइस बनता है। तो जो बेसिक फेयर होता है ना, यहाँ उसकी बात कर रहे हैं। उस बेसिक फेयर का 5% कमीशन माना जाएगा एजेंट का, एंड दैट इज द वैल्यू ऑफ सप्लाई, जिसके ऊपर जीएसटी लगता है। क्लियर? और ये जीएसटी एजेंट को तो भरना नहीं, वो तो पैसे कमा रहे हैं। जीएसटी किसको लगेगा? एयरलाइन कंपनी को। क्लियर हो गया? तो ये बेसिक प्रोसीजर यहाँ पे है। और अगर ये फ्लाइट डोमेस्टिक के बदले इंटरनेशनल हो, तो रेट चेंज हो जाता है। वहां पे बेसिक फेयर का 5% के बदले हो जाता है 10%। क्लियर? ये कमीशन का वैल्यू जो है वो बढ़ जाती है। आपने सुना होगा कितनी बार एयरलाइन कंपनी स्कीम लेके आती है, भाई स्पाइसजेट ने स्कीम निकाली 1 रुपए में फ्लाइट की टिकट, या 999 में फ्लाइट की टिकट, ऐसा सुना है कभी? तो टोटल आपको एक्चुअली में सिर्फ 1 रुपया नहीं देना, वो ध्यान रखना। आपको बेसिक फेयर के नाम से आप जो है आपसे 1 रुपया लिया जाएगा। एक्चुअली में एयरलाइन की कमाई बेसिक फेयर ही होती है। बाकी एयरपोर्ट चार्जेस है तो एयरपोर्ट का अथॉरिटी जो है, जो गवर्नमेंट के पास है, रेंट उनको चला जाता है। फ्यूल चार्जेस है तो वो पेट्रोलियम कंपनी को चला जाता है। जीएसटी है तो वो गवर्नमेंट को चला जाता है। तो कंपनी को क्या मिलता है? एयरलाइन कंपनी को तो यही कमाने को मिलता है ना।
तो 1 रुपए में वो टिकट बेच रहे हैं, मतलब वो स्टार मार्क करके लिखा होता है कि बेसिक फेयर इज 1 रुपी, बाकी के चार्जेस जो अदर अथॉरिटीज के हैं वो तो आपको देने ही पड़ेंगे ना, नहीं तो वो भी वो अपनी पॉकेट से भरेंगे। एयरलाइंस की हालत क्या है वो आपको पता ही है, तो क्यों वो यहाँ पे रिस्क लेंगे। आया समझ में? तो ये सिचुएशन होती है और ये यहाँ पे कवर अप की है उन्होंने सब रूल 3। क्लियर? नीचे एक सम दे रखा है, आप ट्राई करके देख सकते हो, इलस्ट्रेशन है और विद सॉल्यूशन है, आपको प्रैक्टिस हो जाएगी कि उसमें क्या बोला हुआ है। आगे बढ़ते हैं। सब रूल 4 यहां पे दे रखा है, दिस इज इन रिलेशन टू लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस। ठीक है, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी लोग लेते हैं, अलग अलग टाइप की पॉलिसी। अब पॉलिसी के केस में भी एजेंट्स होते हैं और जिनके थ्रू आप पॉलिसी ले सकते हो एंड ऑल, तो वो सारी सिचुएशन रहती है। अब यहाँ पे ऐसा बोला है कि आप एजेंट के थ्रू करवाओ या डायरेक्टली आप LIC कंपनी से ऑनलाइन बाई कर लो, इंश्योरेंस के प्रीमियम पे GST लगता है। प्रीमियम जो आप दे रहे हो दैट इज अ कंसिडरेशन, जो कंपनी रिस्क ले रही है, और उसके बदले आप उनको जो पे कर रहे हो दैट इज वैल्यू ऑफ सप्लाई, जिसके ऊपर GST लगता है। GST 18% है, तो थोड़ा कॉस्टली भी हो जाता है वो। कौन से टाइप की पॉलिसी पे, लाइफ इंश्योरेंस सर्विस पे कैसे GST लगता है, कितने अमाउंट पे, वो यहाँ पे इस रूल के अंदर क्लैरिफाई किया है। तो अलग अलग टाइप की पॉलिसीज और उसके पेमेंट मेथड्स हैं। पहले बोला है पॉलिसी विद द डुअल बेनिफिट ऑफ रिस्क कवरेज एंड इन्वेस्टमेंट। जो पॉलिसी है इसमें डुअल पॉलिसी है, रिस्क कवर प्लस इन्वेस्टमेंट, ये दोनों चीजें हैं। अब ये क्या होता है वो समझो। आपसे जो प्रीमियम लिया जा रहा है उस प्रीमियम का एक हिस्सा आपकी लाइफ को कवर करने के लिए, रिस्क को कवर करने के लिए रखा जा रहा है। एक अमाउंट उसका इन्वेस्ट किया जा रहा है, जिससे आपको फ्यूचर में कुछ पेंशन मिलेगी, मेच्योरिटी पे कुछ बोनस मिलेगा। तो जो भी प्रीमियम लिया जा रहा है ना, उसको ऐसे 2 पार्ट में डिवाइड किया जा रहा है। आया समझ में? तो दैट इज द इंटेंशन ऑफ सच पॉलिसी। अब पॉलिसी लेते टाइम तो आपको ये समझाया ही जाता है कि हम आपसे ये प्रीमियम चार्ज कर रहे हैं, तो ये डुअल पॉलिसी है एंड ऑल। अब ये बता रहे हैं कि कितना अमाउंट इसमें से वैसा होगा जिसपे GST लगेगा, तो उसके लिए कुछ क्लैरिफिकेशन है। इसमें बोला ग्रॉस प्रीमियम चार्ज लेस द अमाउंट अलोकेटेड फॉर इन्वेस्टमेंट्स और सेविंग्स इफ सच अलोकेशन इज इंटीमेटेड टू द पॉलिसी होल्डर एट द टाइम ऑफ कलेक्शन ऑफ प्रीमियम। मतलब ऐसा है, सपोज आपसे पूरे साल का प्रीमियम कलेक्ट किया गया 25,000 रुपए, और आपको बोला कि सर इसमें इन्वेस्टमेंट का 15,000 है और रिस्क कवर का 10,000 है। ये बाइफर्केशन है, हम आपको पहले से बता रहे हैं। तो GST कितने पे लगेगा? सिर्फ इतने पे। बोला है ना कि ग्रॉस प्रीमियम कलेक्टेड मतलब 25,000 रुपए लेस द अमाउंट केप्ट फॉर इन्वेस्टमेंट्स और सेविंग्स। तो बचा कौन सा? यही वाला रिस्क कवर वाला। इन शॉर्ट रिस्क कवर टैक्सेबल होगा, क्योंकि वही तो सर्विस वो आपको दे रहे हैं। इन्वेस्टमेंट तो आपके बिहाफ पे कहीं और ही कर रहे हैं ना। क्लियर है? नेक्स्ट, सिंगल प्रीमियम एन्युटी पॉलिसी। सिंगल प्रीमियम एन्युटी पॉलिसी, सिंगल प्रीमियम एन्युटी का मतलब ये हर साल, हर महीने, हर क्वार्टर प्रीमियम पे करना भाई अपने से नहीं होता। जो चाहिए लमसम एक साथ पैसा ले लो, ठीक है। तो इसमें आपको 1 टाइम प्रीमियम पे करना होता है और उसमें आपका अश्योरेंस आ गया। क्लियर? तो ये चीज होती है यहाँ पे। अब इसमें बोला टैक्सेबल वैल्यू इज इक्वल टू 10% ऑफ द सिंगल प्रीमियम चार्ज फ्रॉम द पॉलिसी होल्डर। ठीक है, जितना भी आपसे प्रीमियम चार्ज किया ना उसका 10% वो मानी जाएगी वैल्यू ऑफ सप्लाई, और उसके ऊपर लगेगा GST। अच्छा, ये ऊपर वाले पॉइंट में अगर ये बाइफर्केशन नहीं बताया होता तो पूरे अमाउंट पे GST लगता, तो बताना ही पड़ेगा, नहीं तो GST बढ़ जाएगा। और नहीं बताते तो GST कस्टमर का बढ़ जाएगा, कंपनी का क्या जा रहा है। बट वहां पे अगर आपको नॉलेज है तो आप आर्ग्यू कर सकते हो कि भाई कुछ रेशियो तो बताओ। बट अगर उनकी पॉलिसी में ही नहीं है रेशियो बताना, देन आपके पास कोई चॉइस नहीं है, पूरे अमाउंट पे आपको GST भरना पड़ेगा और उसका क्रेडिट भी नहीं मिलेगा। पर्सनल लाइफ इंश्योरेंस पे कोई क्रेडिट नहीं होता, ITC नहीं होता। ठीक है। तीसरा, अदर केसेस में बोल रहे हैं कि अगर कोई पॉलिसी आप लाइफ इंश्योरेंस की लेते हो तो फर्स्ट ईयर में जो प्रीमियम चार्ज होता है उस पर 25% माना जाता है टैक्सेबल वैल्यू, जिसपे GST लगेगा। और फिर पॉलिसी रिन्यूअल होती है हर साल, तो नेक्स्ट ईयर से आपकी प्रीमियम के टोटल अमाउंट का 12.5% जो है वो माना जाएगा एज वैल्यू ऑफ सप्लाई, जिसपे GST लगेगा।
तो पूरे प्रीमियम पे जीएसटी नहीं लग रहा है, प्रीमियम के 25% फर्स्ट ईयर में और फिर सेकेंड ईयर से 12.5% पे जीएसटी लगता है। इसके बाद पॉलिसी विथ ओनली रिस्क कवर, मतलब एक पॉलिसी है जिसमें ये पार्ट है ही नहीं, तो बात ही खत्म ना, पूरे पे ही लग जाएगा ना, फिर तो कोई पॉइंट ही नहीं। हमें पता है कि रिस्क कवर पे जीएसटी देना होता है। क्लियर? तो ये है आपका रूल 4। आई होप यहां तक अब समझ आया होगा। अब इसमें आगे जो सब रूल 5 बोला है ना, वो एक्चुअली सेकेंड हैंड गुड्स वाला है, थोड़ा टेढ़ा है, वो टेक्निकल है, तो मैं नहीं चाहता कि अभी इतना थकने के बाद आप उस चीज को पढ़ो, क्योंकि फिर वो मजा नहीं आएगा। लास्ट पार्ट देख सकते हो इस रूल नंबर 32 का, ठीक है। रूल नंबर 32 का सब रूल 6 है। इसमें बोला है स्पेशल प्रोविजंस विच आर रिलेटिंग टू डिटर्मिनेशन ऑफ वैल्यू ऑफ रिडीमेबल वाउचर्स, कूपन्स, टोकन्स, ठीक है। तो उसकी वैल्यूएशन कैसे होगी, जैसे एक एग्जांपल दिया है, इफ ₹1500 वर्थ ऑफ सोडेक्सो इज सप्लाइड बाय अ टैक्सेबल पर्सन, द वैल्यू ऑफ सप्लाई अंडर जीएसटी लॉ विल आल्सो बी ₹1500। ये सोडेक्सो के कूपन्स और मतलब एक तरीके से टोकन आते थे, बहुत सारी कंपनीज के साथ ये सोडेक्सो कंपनी ने टाई अप किया था। आप पढ़ना इसके बारे में। जैसे कूपन्स होती है ना, एम्प्लॉयज को नहीं मिलती कंपनी में परक्यूजिट्स में कि भाई हम टाटा कंपनी के एम्प्लॉय हैं, तो टाटा कंपनी हमें ये कूपन्स देती है, हम हर महीने इससे बिग बास्केट पे, अमेजोन पे, भारत पेट्रोलियम पे, इंडियन ऑयल पे कुछ भी परचेज करते हैं ना, तो ये कूपन दे दो, मतलब पैसा नहीं देना है, कूपन दे दो। आजकल कार्ड सिस्टम आ गया, वो एक कार्ड दे देंगे आपको, आप वो कार्ड स्वाइप करा लो, बिग बाजार पे करा लो, ग्रोसरीज खरीद लो, तो एवरी मंथ आपकी पोस्ट के हिसाब से आपको उसमें कुछ वैल्यू मिलेगी। किसी को 1000 रुपए, किसी को 1200 रुपए, किसी को 1500 रुपए, किसी को 2500, किसी को 5000, डिपेंड्स, ठीक है। तो वो जो आपको कूपन्स मिल रहे हैं ना, उसकी वैल्यू ऑफ सप्लाई कितनी, जितना आप उसमें से खर्चा कर सकते हो। अगर आपको एक कूपन दी है और वो बोला है कि आप इससे 1500 रुपए की चीज खरीद के लेके आ सकते हो, तो उसकी वैल्यू कितनी हो गई, 1500 रुपीज। तो जो जीएसटी उसके ऊपर लगेगा वो 1500 के हिसाब से ही लगेगा, ये ध्यान रखना। क्लियर? तो ये आपका सब रूल 6 हो गया। लास्ट सब रूल 7 है इसमें, स्पेशल प्रोविजंस रिलेटिंग टू डिटर्मिनेशन ऑफ वैल्यू ऑफ सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय नोटिफाइड सर्विस प्रोवाइडर्स बिटवीन डिस्टिंक्ट पर्सन। अब देखिए इसमें है क्या, डिस्टिंक्ट पर्सन क्या है हमें पता है, वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय नोटिफाइड क्लास ऑफ सर्विस प्रोवाइडर्स without consideration between distinct persons is deemed to be nil if the ITC is available। मतलब इन शॉर्ट डिस्टिंक्ट पर्सन्स एक दूसरे को आपस में विदाउट कंसिडरेशन कोई सर्विसेज सप्लाई करते हैं, तो उसकी वैल्यू जो है वो 0 मानी जाएगी, ठीक है। बस उसमें इनपुट टैक्स क्रेडिट जो है वो अवेलेबल होना चाहिए एक दूसरे को, उसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं, वो तो होता ही, ठीक है। तो ये सब रूल 7 में आपके लिए कुछ खास नहीं, अभी एमसीक्यू वाले पार्ट में तो आप टेंशन मत लेना, फाइनल वाले पार्ट में आपको इसको याद रखना पड़ेगा, वैसे बोला है, ठीक है। तो ये रूल 32 कंप्लीट हुआ। इसके बाद रूल नंबर 33 बचता है। अब ये प्योर एजेंट का कंसेप्ट है। फाइनल में टेक्निकल और इम्पोर्टेंट शॉर्ट नोट, थियोरेटिकल आंसर, सम्स में भी कुछ पूछना हो तो ज्यादा नहीं डिटेल में जा पाएंगे, लेकिन एक बोलते हैं ना जैसे एक केस स्टडी जैसा, जिसमें प्रैक्टिकल थोड़ा बहुत समझाना होगा और पूरा सेक्शन भी एक्सप्लेन करना होगा या रूल भी एक्सप्लेन करना होगा, वो भी आ सकता है। बट अगेन वो मैं अभी नहीं ले रहा हूँ क्योंकि वो थोड़ा भारी पड़ जाएगा आपको। लास्ट में रूल नंबर 34, 35 है, वो आपको देखना भी हो तो एक बार आप खुद रिलेट कर सकते हो, उसमें मेरी जरूरत नहीं पड़ेगी। एक एक लाइन का पॉइंट है जो हमने बीच में ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है, रिपीटेशन है, ठीक है, रेफरेंस है। तो अब इस पूरे टॉपिक में हमारे पास बचता है एक वो सेकेंड हैंड गुड्स वाला 32 का सब रूल 5 और एक रूल 33 दैट इज रिगार्डिंग द पॉइंट ऑफ एजेंट, प्योर एजेंट। तो ये दोनों अब हम अगले लेक्चर में कवर करके इस टॉपिक को फाइनली कंप्लीट करेंगे, ठीक है। कोई भी क्वेरी हो आपकी इसके बारे में तो आप एक बार अच्छे से इसको स्टडी करके पूछ लो। एग्जीक्यूटिव के लिए पढ़ रहे हो तो उसको एमसीक्यू सॉल्व कर लो, अगर आप फाइनल के लिए पढ़ रहे हो तो मैं आपको सम्स प्रोवाइड करूंगा, वो आप सॉल्व कर लो, और अगर कोई क्वेरी है इसके बाद तो फिर आप पर्सनली कभी भी पूछ सकते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच।